नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आज हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है डेली बेस पे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। तो अगर आप डेली बेसिस पे इनको देखते हैं तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि या तो वो किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में जगह देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे, यानी किन के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। विकल्प ए है अंग्रेजों एवं डचों के बीच, विकल्प बी है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, विकल्प सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच और विकल्प डी है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प है विकल्प सी, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस को कब मिला? विकल्प ए है 1860 में, विकल्प बी है 1863 में, विकल्प सी है 1873 में और विकल्प डी है 1878 में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प बी यानी 1863 इसका सही विकल्प है। आपको बता दें, पूरा पाषाणकालीन सभ्यताओं में जो लोगों का प्रमुख पालतू जानवर होता था वो कुत्ता था, इसको भी याद रखें। साथ ही आपको बता दें कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में प्रकृति को ही देवता माना जाता था। आग की खोज बेसिकली पूरा पाषाण काल में की गई थी और पहिए की खोज नव पाषाण काल में की गई थी। इन्हें भी याद रखें कि आग की खोज पूरा पाषाण और नव पाषाण काल में पहिए की खोज की गई थी। तीसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विकल्प ए अरुणा आसफ अली, विकल्प बी मोहम्मद इकबाल, विकल्प सी बिपिन चंद्र पाल द्वारा और विकल्प डी लाला लाजपत राय द्वारा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया ये पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन को एक और नाम दिया जाता है व्हाइट मैन कमीशन। रीज़न ये है कि इसके 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। पंजाब में जो साइमन कमीशन के विरोध का प्रतिनिधित्व किया वो लाला लाजपत ने किया था। उसी समय उनको कुछ चोट पहुंचाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, जिसके कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि मेरे सिर पर प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है। ये बेसिकली उग्रवादी दल से जुड़े हुए थे, उग्रवादी संगठन इनका। उग्रवादी संगठन में लाल बाल पाल, 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लाल बाल पाल। तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल इनसे जुड़े हुए थे। चौथा सवाल है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? विकल्प ए है हिमालय, विकल्प बी है विंध्याचल, विकल्प सी है अरावली और विकल्प डी है सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम बताना है। तो विकल्प सी यानी कि अरावली इसका सही जवाब है। दोस्तों, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आपको बता दें, इसकी ऊंचाई फिलहाल कम है। रीजन ये है कि ये बहुत पुरानी होने की वजह से अपरदन के कारण इसकी जो है ऊंचाई कम हो गई है। दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई बेसिकली उसके उत्पत्ति के समय के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे भारत में हिमालय जो कि नवीन बलित पर्वत है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है 8,850 मीटर के आसपास है। तो इसलिए अभी नया बना है, इसलिए इसका जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ ज़्यादा है। भारत में अगर बात करें कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो K2 है, क्योंकि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट वो नेपाल में है। तो ये याद रखें, भारत में सर्वोच्च चोटी K2 है और हिमालय की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो एवरेस्ट ही है। 5वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी है सिंधु और विकल्प डी है गोदावरी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? नदी बेसिनों में से सर्वाधिक जल लब्धि अधिकतम किसकी है? तो उसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी ब्रह्मपुत्र। भारत के नदी बेसिन में से सर्वाधिक जल लब्धि इसकी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, आपको बता दें, और ये मानसरोवर झील है तिब्बत में, मानसरोवर झील वहाँ से होकर ये निकलती है और ये बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके
भारत और बांग्लादेश से बहती हुई बाद में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ये गंगा नदी से मिल के आगे बढ़ती है, जिसे जमुना नाम से बोलते हैं। दोनों के गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जमुना नाम से बहती हैं। ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला सवाल है अल्फा अल्फा है यानी अल्फा अल्फा क्या है? विकल्प ए है एक नगर, विकल्प बी है एक जनजाति, विकल्प सी है एक प्रकार की घास और विकल्प डी है एक पशु। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा आपको बताना है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी एक प्रकार की घास। दोस्तों इस सवाल को कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा गया है। इवन यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा गया है कि अल्फा अल्फा क्या है। अलग अलग कॉन्टिनेंटल में, अलग अलग महाद्वीपों में और देशों में भी अलग अलग प्रकार की घास पाई जाती है। जो प्रमुख घास होती हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ। प्रेरी घास जो पाई जाती है, प्रेरी वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पंपास, लानोस और कंपोस 3 प्रकार की घास पाई जाती हैं। स्टेपी घास बेसिकली मिडिल एशिया में पाई जाती हैं। मिडिल एशिया में स्टेपी घास पाई जाती हैं। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड दक्षिण साउथ अफ्रीका में पाई जाती है वेल्ड घास। और डाउन्स की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक प्रमुख घास है। 7वां है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन कौन सा है। विकल्प ए है भारतीय राज्यसभा, विकल्प बी है अमेरिका की सीनेट, विकल्प सी है कनाडा की सीनेट और विकल्प डी है फ्रांस की सीनेट। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी यानी अमेरिका की सीनेट विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली द्वितीय सदन है। भारत में बात करें दोस्तों तो भारत का जो द्वितीय सदन है वो राज्यसभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही सदस्यों का पुनः चुनाव होता है। 8वां सवाल है भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत पहली बार कब हुई थी। विकल्प ए है चार्टर अधिनियम 1835, विकल्प बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, विकल्प सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और विकल्प डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? प्रतिनिधात्मक संस्थाओं का भारत में शुरुआत पहली बार कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारत में पहली बार प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें 1857 में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही है, इसलिए भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं इंस्टीट्यूशनों का बढ़ावा देके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे जोड़े ताकि इनकी जो क्रोध की भावना है उसको कम किया जा सके। इसलिए भारत परिषद नियम जब 1861 आया तो उसमें इस तरीके की संस्थाओं का विकास किया गया। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए जो हाई कोर्ट होता है निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी रिट जारी करता है। विकल्प ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, विकल्प बी है प्रतिषेध, विकल्प सी है अधिकार पक्ष और विकल्प डी है उत्प्रेषण। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी प्रतिषेध। जो रिट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा वो कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि जो उससे नीचे की अदालत है वो इस पर कोई कार्रवाई ना करे और हमारे पास या उसके ऊपर के न्यायालय में इसे भेज दिया जाए, क्योंकि ये उनकी अधिकार से ज़्यादा की बात है, अधिक की बात है। दोस्तों भारतीय न्यायालयी व्यवस्था में 5 टाइप के रिट जारी की जाती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालय फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे इस तरीके की रिट जारी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जो है जारी कर सकता है। 10वां सवाल है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। विकल्प ए स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, विकल्प बी स्वर्ण का मुक्त टंकण, विकल्प सी स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी कि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध इसी से है।
11वां सवाल है भूरी क्रांति किसे कहते हैं? विकल्प ए चारा उद्योग का विकास, विकल्प बी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, विकल्प सी भारत में खाद्य प्रसंस्करण और तेल शीतल पेयों के उद्योगों का विकास, और विकल्प डी है उर्वरक। तो आपको बताना भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो वो है विकल्प डी यानी कि उर्वरकों के उत्पादन से ये जुड़ा हुआ है भूरी क्रांति। दोस्तों, भारत में अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई रिवॉल्यूशंस लाए गए, जिसमें से भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंध रखती है। खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति भारत में लाई गई, जिसके जनक स्वामीनाथन कहलाए, MS स्वामीनाथन। अंडा के उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाई गई, और टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति का संबंध जो दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादों का जो विकास हुआ वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत किया गया। सुनहरी क्रांति बेसिकली फल उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। ये कई परीक्षाओं में इस तरीके की क्रांतियाँ और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखें। अगला सवाल है 12वां समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? तो विकल्प ए है जनता के, विकल्प बी है उत्पादकों के, विकल्प सी है राज्य के, और विकल्प डी है श्रमिकों के यानी कि श्रम संघों के। तो आपको बताना समाजवादी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनमें उत्पादन के सभी कारकों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका रहता है? उसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी कि राज्य का उस पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है। आपको बता दें स्वामित्व के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, एक समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो लाने का कंसेप्ट है ये जनक आप ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं, वो है एडम स्मिथ। याद रखिए एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में आए, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। कई परीक्षाओं में पूछा गया वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। भारत में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में राज्य के साथ साथ प्राइवेट सेक्टरों का भी प्रतिनिधित्व रहता है। अगला सवाल है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो उसका विकल्प ए है आयरन, विकल्प बी है मैग्नीशियम, विकल्प सी है जिंक, और विकल्प डी है कोबाल्ट। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी यानी कि कोबाल्ट B12 का एक घटक है। अगला सवाल है 14वां हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? विकल्प ए है 629, विकल्प बी है 656, विकल्प सी है 665 और विकल्प डी है 556। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि 629। हमारे शरीर में जो कुल मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो 629 होती हैं। 15वां सवाल और आज का अंतिम सवाल है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विकल्प ए है विटामिन ए, बी विकल्प है विटामिन बी, सी विकल्प है विटामिन सी, और विकल्प डी है विटामिन डी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प ए यानी विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। आपको बता दें विटामिन ए की खोज जो की थी वो मैकुलन ने की थी। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। रेटिनाल इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी कमी से यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए विटामिन की खोज तो फंके ने की थी और विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, मैकुलन ने। धन्यवाद दोस्तों। हमारी डेली की तरीके से कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो में जो भी सवाल हों वो इतने महत्वपूर्ण हो कि आपकी सफलता में कुछ योगदान दे सकें। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें। अगर आज का वीडियो ये अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।